मेरा नाम धूपरथ ही है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय मैं कहाँ हूँ वो बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खतरे में हूँ और मैं इस बात को गुप्त रखता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। 3 साल पहले मुझे गुप्त रोग हुआ था। डॉक्टर ने मुझे कहा था गुप्त रोग से बचने के लिए तुम्हें हर बात को गुप्त रखना होगा। तब से ही अपनी हर बात को मैं गुप्त रखने लगा, लेकिन एक समय आता है जब इंसान टूट जाता है और अपने दिल की बात किसी के सामने रखना चाहता है। आज वही दिन है। मैं टूट चुका हूं और इस कहानी के जरिए अपनी आप बीती बताना चाहता हूं। हो सकता है आप मुझे जानते हो। मेरा नाम सुनकर आपको लग रहा होगा ये वो तो नहीं। इस बात को किसी को बताइएगा मत। कहा ना मैंने, मुझे गुप्त रहना पसंद है। मैं बचपन से ही निडर और स्वाभिमानी था। बड़े लोगों से झगड़ा करना मुझे पसंद था। मैं पूरा सिस्टम हिलाना चाहता था। जब मैं स्कूल में था मेरा झगड़ा सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल से हुआ करता था, क्योंकि मेरे टीचर मेरे सामने मेरे सवालों के जवाब दे ही नहीं पाते थे। मैं इतिहास के ऐसे सवाल पूछता जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब मेरे टीचर मुझे इतिहास पढ़ा रहे होते, वो मुझे बता रहे होते कि मुगलों ने ये किया वो किया, और मेरा ऐसा सवाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता, मैं उनसे पूछता जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था उनके बाल लंबे हुआ करते थे या छोटे हुआ करते थे। यह बात का जवाब किसी टीचर के पास नहीं था, लेकिन थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। मेरी गाल पर थप्पड़ मारकर वो टीचर मुझे प्रिंसिपल के पास लेकर गया। प्रिंसिपल भी कह रहे थे बालों का तुम क्या करोगे। मैंने कहा सर आप बाल क्यों कटवाते हैं, ये ज़रूरी चीज़ है। मैं जानना चाहूँगा मुगलों के बाल लंबे हुआ करते थे या छोटे हुआ करते थे। प्रिंसिपल 3 दिनों तक किताबों में ढूंढते रहे और उसके बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने जवाब दिया था। मेरी गाल पर चमाट लगाई थी उन्होंने। उसके बाद भी बार बार मैं सवाल पूछता, लेकिन एक बच्चा जो जानना चाहता है उसे सवालों के जवाब नहीं मिलते। भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा ही नहीं है। ऐसे सवाल उसमें पूछे ही नहीं जाते जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। इसीलिए स्कूल में हमेशा मैं झगड़ा किया करता था, और जब झगड़े से बात ना बने मैं अनशन किया करता था। लेकिन जब भी मैं अनशन करता मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई होती। जितनी बार भी मैंने अनशन करने की कोशिश की सब टीचर मिलकर मुझे पीटा करते थे और मेरे बारे में छी छी करा करते। एक बार मेरे पिता को स्कूल में बुलाया गया। मैंने पिता को कह दिया था पिताजी कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो अनशन करना मेरा हक है। मेरे पिता ने भी कहा चलो जो भी हो जैसा भी हो, हक तो है ना अनशन करने का, ये तो तुम्हारे ऊपर है। फिर मेरे पिता को प्रिंसिपल ने बुलाया। मेरे पिता ने सीधे जाकर कहा था आप बच्चे का हक छीन रहे हैं, ये अनशन करता था तो आपको क्या परेशानी है। तब प्रिंसिपल ने कहा अनशन का मतलब क्या होता है, बिना खाए बिना पिए हड़ताल करना। अब पूछिए इससे ये अनशन किसे कहता है। मैंने कहा पिताजी बिना खाए बिना पिए बैठना उसे तो भूख हड़ताल कहते हैं। अनशन वो होता है जब ये मेरे सवालों के जवाब नहीं देते ना, तब मैं इन्हें कहता हूं अनमनशन। जो मेरे सवालों का जवाब ना दे उसकी मां की। बीच में ही मेरे पिता ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहने लगे तेरी ऐसी की तैसी चुप कर, तू ऐसे अनशन करता है। मैंने कहा जी पिताजी मैं सिस्टम हिलाना चाहता हूं। मुझे उस कमरे से बाहर निकाला गया। अंदर मेरे पिता माफी मांग रहे थे, लेकिन मैं अपने पिता को कहना चाहता था आप माफी क्यों मांग रहे हैं। फिर मेरे पिता मुझे घर लेकर आए, मुझे पीटा और फिर कहने लगे अब से तो अनशन नहीं करेगा। मैंने कहा पिताजी गांधी जी ने भी हड़ताल की थी, तभी वो जीत पाए थे। जब मैं अनशन करता हूं तो ऐसे सब बातें क्यों बनाते हैं। पिताजी कहने लगे तुझे कैसे समझाऊं, बचपन में जो चोट लगी थी मैं डॉक्टर को कह रहा था ऑपरेट कर दीजिए परेशानी आएगी। डॉक्टर माना नहीं था। अब क्या किया जा सकता है। मैं अपने पिता की बात नहीं समझा, लेकिन एक बात समझ गया था जब तक आप मशहूर नहीं होते आप दुनिया नहीं बदल सकते। और मुझे स्कूल से ही ये बात का पता लग गया और मैंने सोचा
मुझे सबसे पहले मशहूर बनना होगा। मुझे सिस्टम को बदलना है तो छोटी चीज़ों को बदलना होगा। मैं सीधे एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकता, मैं सीधे देश को नहीं बदल सकता। शुरुआत मुझे अपने गांव से करनी होगी। इसीलिए हमारे घर के आगे एक खड्डा था। वो खड्डे में हर बार बाइक या गाड़ी निकलती तो कोई ना कोई चोटिल जरूर होता। खड्डा ज़्यादा बड़ा था और मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये खड्डा ठीक कौन करेगा? मेरे पिता ने कहा, ये मुखिया का काम है। मैं सीधा पहुंच गया मुखिया के घर। मुखिया के घर के दरवाजे को मैं पीटने लगा था, क्योंकि अब मैं एक बात पर अड़ चुका था। सबसे पहले अपने गांव को बदलूंगा, अपने गांव को अच्छा बनाऊंगा, उसके बाद अपने जिले को अच्छा बनाऊंगा, उसके बाद अपने राज्य को अच्छा बनाऊंगा और फिर अपने देश को अच्छा बनाऊंगा। राजनेता बनूंगा मैं, राजनेता। मुखिया के घर का दरवाजा पीटते पीटते 5 मिनट हो गए और उसके बाद पड़ोसी बोले थे, मुखिया शहर गए हुए हैं। मैंने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा, अच्छा लग रहा था, दरवाजा तोड़ दिया तुमने। मुझे लगा मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं गलती को छिपाने में माहिर था। भाग आया मैं। घर आने के बाद मैंने अपने पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन खूनी को कौन डाल सकता है। मुखिया घर में आ गया और कहने लगा, तुम्हारे बेटे ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया। मैं बाहर निकला और कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुखिया ने सीधा मेरे सर के ऊपर थप्पड़ मारा और कहा, बता घर क्यों आया था? दरवाजा इतने जोर से क्यों खटखटाता रहा? किस बात का गुस्सा था? मैंने कहा, मुखिया जी, घर के बाहर खड्डा है सड़क पर। हर कोई बाइक से, गाड़ी से जब निकलता है कोई चोटिल होता है। साइकिल वाले बार बार गिरते रहते हैं, गालियां निकालते रहते हैं। ये खड्डा कहाँ से आ गया? ये खड्डा कहाँ से आ गया? मुखिया ने मेरे कान को पकड़ा, खींच कर लेकर गए घर के बाहर और फिर कहने लगे, कौन सा खड्डा? सड़क तो साफ है। मैंने कहा, वो देखिए वो खड्डा। मुखिया ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, वो खड्डा नहीं है, वहां पर गटर बनाया था, ढक्कन तुम लोगों ने चोरी कर लिया। अब सड़क यहां पर है, बीच में तुमने पेड़ लगाए हैं, तो बताओ गाड़ियां मोटरसाइकिल उस तरफ से निकलेंगे तो गिरेंगे ही। मैंने कहा, मुखिया जी आप कहना क्या चाहते हैं? मुखिया ने कहा, सड़क के बीच में ये पेड़ किसने लगाए? मैंने कहा, मुखिया जी, धरती पर हमारा हक नहीं जितना कुदरत का है। मैंने यहां पर पेड़ लगा दिए, क्या गलत किया? मुखिया ने अपने सर को पकड़ा और कहने लगा, ये धूप रथी को समझाओ कोई। गांव वाले समझा रहे थे, मैं समझा ही नहीं। मैंने कहा, नहीं, कुदरत हमसे आगे है। आपने यहां सड़क बनाई, मैंने पेड़ लगाए हैं, ये कुदरत है, ये कुदरत है। गांव वाले मुझे पीटना चाहते थे, मेरे पिता मुझे गेट के अंदर ले आए। इस तरह से मैं पहली जंग हार चुका था। मुखिया ने वो खड्डे को भरवाया नहीं, बल्कि वो तो कहते रहे, यहां पर तुम्हारे लिए गटर बनवाया था मैंने। गांव में सीवरेज पाइप्स डलवाई थी, तुम इसे खड्डा कहते हो, ये गटर है। सड़क के बीच पेड़ तुमने लगाए हैं। इतनी आसानी से कैसे मान जाता? मुखिया को हराना था, और मुखिया को कैसे हराऊंगा? मुखिया को कोई वोट ना डाले तब बात बनेगी। मुखिया झूठ बोलता है कि उसने हमारे गांव में तरक्की की है। गांव में खेल का मैदान बनाना तरक्की होता है, गांव में सड़कें बनाना तरक्की होता है, गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगवाना तरक्की होता है। गांव में ऐसी छोटी मोटी सहूलतें देना तरक्की नहीं कहलाता, इसे पिछड़ापन कहते हैं, पिछड़ापन। तरक्की तो वो होती है जब मिट्टी की सड़कें हों, वहां पर बारिश के समय कीचड़ आ जाए ताकि महक हर किसी के घर तक पहुंच पाए। गांव में ट्यूबवेल नहीं होना चाहिए, ये पिछड़ेपन की निशानी है। हमें बारिश का पानी बचा बचा कर पीना चाहिए, इससे कुदरत का विकास होता है। मैं ऐसी तरक्की चाहता था जो भविष्य निर्धारित कर सकती थी, लेकिन सब मुझे पागल कहा करते। और मैं सोच रहा था, इस मुखिया को गिराना होगा, इसकी गद्दी से इसे गिराना होगा। वोटिंग नज़दीक आ चुकी थी। गांव वालों को मैं समझाया करता, इस मुखिया को वोट मत दो, तरक्की चाहते हो तो वोट मत दो। गांव वाले खुद मुझे कहते, इतनी तरक्की की है मुखिया ने, तुम और क्या चाहते हो? मैं उन्हें कहता, मीडिया वाले बिकाऊ हैं, तुम सब बिकाऊ हो। कोई समझ नहीं पाता था। उसके बाद मेरा एक मुखबिर जो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम लोग अमीर हो,
पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कभी कभी पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ ऐसे जासूस हैं हमारे गांव में जो मुखिया की जासूसी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रुपयों की ज़रूरत होगी। मैंने कहा, मैं रुपयों को नदी की तरह बहा सकता हूँ, नदी की तरह। बताओ मुझे वो जासूस मुझे कहाँ मिलेगा? मुखबिर ने मुझे बताया, गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है। रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के पास एक पर्ची रख कर जाना है, ताकि अगली रात वहां पर जासूस आए। फिर उस जासूस को जो काम कहोगे वो जासूस करेगा। किसी की जासूसी करवानी हो, सच बाहर लेकर आना हो, वो करता है। रात को मैंने पर्ची रखी। अगली रात वो जासूस वहां पर आ गया। तब मैंने जासूस से पूछा था, नाम बताओ अपना, पेड़ के पीछे क्यों छिपे हो? उस जासूस ने कहा, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मैं गुप्त रहना चाहता हूं। तब मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम गुप्त रहो, लेकिन मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने कहा, नहीं, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। मैंने कहा, पैसों के लिए काम नहीं करते तो किसके लिए काम करते हो? उसने कहा, मैं रुपयों के लिए काम करता हूं, पैसे की अब कोई इज्जत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, बातें मत बनाओ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? उसने जितने बताए मैंने दूसरी तरफ फेंक दिए। फिर उसने कहा, किसकी जासूसी करनी है? मैंने कहा, मुखिया की। मैं ये जानना चाहता हूं, मुखिया के पास जितने रुपए आते हैं, जो सरकारी काम करने के लिए उसके घर तक पहुंचते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? कहाँ अय्याशी करता है ये मुखिया? उस जासूस ने कहा, काम हो जाएगा, 2 दिन दो मुझे, तुम्हें पूरी लिस्ट ला कर दूंगा कि इसने पिछले 5 साल में उन रुपयों का क्या क्या किया। मैंने कहा, ठीक है, ये तो बात बन गई। वो जासूस सबूत के समेत मुझे ये जानकारी लाकर देगा, ये तो बात ही बन गई। 2 दिन बाद उस जासूस ने मुझे वो लिस्ट लाकर दी, और जैसे ही वो लिस्ट मेरे हाथ में लगी, घपले ही घपले थे उसमें, घपले ही घपले। अगर मैं इस लिस्ट को लेकर गांव वालों के बीच बैठूंगा, वो तो मारने पर उतारू हो जाएंगे, मुखिया बचने वाला नहीं। तो मैंने गांव में अपील की, शाम के वक्त सभी इकट्ठे हो जाएं। मैं मुखिया का कच्चा चट्ठा सबके सामने खोलना चाहता हूं, हम उसे गद्दी से नीचे गिराएंगे। ये जो मुखिया है ये धोखेबाज है। गांव वाले इकट्ठे हो गए। मुखिया डरा हुआ था, मुखिया को पता था मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद मैंने वो लिस्ट निकाली कि पिछले 5 सालों से मुखिया कहां कहां पर स्मगलिंग कर रहे हैं। मैंने कहा, ये देखिए, मुखिया ने गांव में कितनी गंदी गंदी चीजें बनाई हैं। गांव वाले देखने लगे। फिर मैंने उन्हें दिखाया, ये देखो, गांव में नालियों का निर्माण करवाया है, मुखिया ने नालियों का निर्माण करवाया है। इसकी क्या जरूरत थी? नाली गंदी होती है, गंदी चीजों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। गटर की पाइप्स डलवाई, मुखिया ने पैसों की बर्बादी की है। हम तो खेतों में भी जा सकते थे, पाइप डलवाने की क्या जरूरत थी? कुदरत के साथ खिलवाड़ हुआ है, पैसों की बर्बादी हुई है। इस मुखिया को गांव से निकालो। गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। पीटा तो नहीं, लेकिन घसीटा बहुत ज्यादा। उन्होंने गांव से मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा, इसे पढ़ने के लिए शहर में भेजो। मेरे पिता को मजबूरन मुझे अपने आप से दूर करना पड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं था, बल्कि मैं खुश था। गांव वाले अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ जाहिलों को क्या समझाना। शहर के लोग समझदार होते हैं, मेरी बातों को समझेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने, और सबसे पहले मुझे यही लगा था, कॉलेज का प्रेसिडेंट बनूंगा। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। जब तक एजुकेशन सही नहीं होगी, लोग अनपढ़ बनते रहेंगे। मैंने प्रिंसिपल के पास जाकर कहा था, जी मैं इतिहास पढ़ता हूं, मैं सबसे पहले आपसे बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। प्रिंसिपल ने कहा, कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, सर, पढ़ाई आप करवाते हैं बड़ी अच्छी है, इतिहास के बारे में सब कुछ सही से बताया जाता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हर किसी को पढ़ाए जाने चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा, बताओ।
मैं कोशिश करूँगा सीनियर्स से बात करने की। एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ किया जा सकता है, तुम जैसे नौजवान अगर कुछ बताएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मैंने कहा सर, एक सवाल जिसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। मुगलों ने जब भारत पर आक्रमण किया, उनके बाल लंबे थे या छोटे थे? प्रिंसिपल 2 मिनट तक चुप रहे और फिर कहने लगे, तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। कुछ लोग जानते हैं मुझे, एक पॉलिटिकल पार्टी है, काफी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, क्योंकि जैसे तुम सवाल पूछ रहे हो मुझे नजर आता है तुम भविष्य के बड़े नेता बन सकते हो। उस पार्टी में बिल्कुल तुम्हारे जैसे उज्जवल और भी कई नौजवान हैं, वहां तुम्हारी बात बन सकती है। फिर प्रिंसिपल ने मुझे मिलवाया ऐसे लोगों से, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्ष से। प्रिंसिपल ने कहा, पूछो जरा, सवाल पूछो, तुम जैसा सवाल पूछ रहे थे इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा सर, जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उनके बाल लंबे थे या छोटे थे? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। हमें तो बस ये बताया जाता है ऐसे युद्ध हुआ, वैसे युद्ध हुआ, वो मारा गया, ये मारा गया। मौत की बातें होती हैं, हमें ज़िंदगी की बातें करनी चाहिए, हमें स्टाइल की बातें करनी चाहिए। बाल लंबे थे या छोटे थे सर, आपको पता है? जिला अध्यक्ष कहने लगा, वाह, तुम में सच में एक राजनेता दिख रहा है मुझे। तुम देश के बड़े राजनेता बन सकते हो। हमारी पार्टी को तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। क्या तुम ज्वाइन करोगे? लेकिन उनका पर्सनल असिस्टेंट कहने लगा, सर 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मुझे लगा मेरा उज्जवल भविष्य ये पीए रोकना चाहता है, लेकिन फिर वो अध्यक्ष कहने लगा, मेरा पीए कह रहा है कि तुम सामने रहकर वैसा काम नहीं कर सकते, तुम्हें पीछे रहकर वैसा काम करना होगा। देखो, तुम हमारी इस पार्टी को ज्वाइन मत करो, लेकिन पीछे से मदद करते रहो, बदले में तुम्हें रुपए मिलते रहेंगे। और तुम देश को बदलना चाहते हो ना, तो मिलकर हम देश बदलते हैं। जो एमएलए है इस जिले का, तुम्हें उसके खिलाफ कैंपेन करने होंगे, हराना होगा उसे। उसके खिलाफ तुम्हें बदनामी की लहर छेड़नी होगी ताकि उसे बदनाम किया जा सके। मैंने कहा सर, एक ही तो चीज़ मुझे आती है, बदनामी करना। यकीन कीजिए, इतना बदनाम करूंगा, इतना बदनाम करूंगा, सबको उसकी सच्चाई का पता लग जाएगा। फिर उस अध्यक्ष ने कहा, इसके लिए तुम्हें जासूसों की ज़रूरत होगी। मैंने कहा सर, जासूस तो ऐसे हैं, पता नहीं कैसे 2 दिन में पूरी जानकारी ला कर देते हैं। तब उस अध्यक्ष ने कह दिया, ठीक है, काम पर लग जाओ, हमें देश बदलना है। मैं काम पर लग गया। रात के वक्त छिपकर गांव में आया था। पर्ची मैंने पेड़ पर टांग दी, वहीं पेड़ के नीचे मैं छिपकर बैठ गया। एक पूरा दिन वहीं पर बिताना था। मैं नहीं चाहता था गांव वाले मुझे पहचान ले, तो मैंने फटे कपड़े पहने थे। भिखारी बनकर मैं वहीं पर बैठा हुआ। कोई मेरे करीब नहीं आया क्योंकि मैंने पैंट में हक दिया था। इतनी बदबू आ रही, सब दूर ही थे। रात के वक्त मैंने चलने की आवाज़ सुनी। वो पर्ची को उठाने के लिए एक औरत आई थी। मैंने उस औरत को देखा, मैं एक तरफ छिप गया। उस औरत ने वो पर्ची निकाली और मुझे लगा ये औरत वो जासूस है। हो सकता है, इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पतली थी। मैंने उस औरत को पहचान लिया। ये तो लच्छो है, गांव का एक लकड़ी काटने वाला आदमी, उसकी बीवी लच्छो। उस बेचारे की शादी नहीं हो रही थी और पता नहीं उसकी किस्मत कैसे चमकी, उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली, इतनी खूबसूरत पत्नी मिली कि गांव में बातें होती हैं कि उसकी पत्नी है जो है कैटरीना कैफ को मात देती है। मैं उस औरत का पीछा करने लगा। मुझे लगा वो जो लकड़ी काटने वाला है ना, वो सबको बेवकूफ़ बना दिखता है, लेकिन असल में वो एक जासूस है। लेकिन लच्छो घर में गई ही नहीं, पीछे वाले तालाब में। उस तालाब में पर्ची को खोलकर जब वो पढ़ रही, उसका रूप बदल गया। वो कोई इंसान थी ही नहीं, लच्छो असल में एक छलावा थी। मैंने उसे कहा, तुम लच्छो बने घूमते हो, किसी गरीब को ऐसे बर्बाद करते हो। वो घबरा गया, लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर कहने लगा, दोपरथी जी, इसके बारे में मेरे पति को मत बताइएगा। मैंने कहा, बे तू भी मर्द है,
उसने कहा छलावे मर्द नहीं होते, ना औरत होते हैं, जो मर्जी हम बन जाएं। मैंने कहा लेकिन फिर भी ये धोखा है, तू उसे सच कब बताएगा? उसने कहा मैं सच नहीं बताने वाला, बताने वाली, मैं तो लड़की बन चुका हूं ना। जिसके बाद मैं उसे कहने लगा मुफ्त के लिए तुझे काम करना होगा, मैं तुझसे जानकारी मांगूंगा, तू जानकारी लेकर आएगा। तू रूप बदल सकता है ना, किसी के घर में भी घुस सकता है ना, जानकारी जुटा कर दे, हमें एमएलए की सरकार को गिराना है। वो घबरा गया, उसके बाद घर की तरफ भागा। मैंने कहा रुक जा, मैं सच बता दूंगा। वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, तो मैंने उसके पति को बता दिया, जिसके बाद उनके घर में झगड़ा हुआ। पहली बार एक छलावे को पिटते हुए देखा था मैंने। फिर उसे पीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर मैं खड़ा था, मैंने कहा आजा, अब मेरे लिए काम करेगा। वो मेरी तरफ भागा भागा आया। मैंने कहा गले से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने घुटने उठा लिए। उड़ता हुआ छाती में घुटने मारकर मुझे नीचे गिराना चाहता था, लेकिन मैं धूप रथी हूं, जान जाता हूं सामने वाला क्या सोच रहा है। लेकिन इतने में मैं सोच पाता घुटने छाती पर पड़ चुके थे। नीचे गिर गया मैं, जिसके बाद उसने मेरे सर पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और मैंने कहा छलावे समझने की कोशिश कर, तू कमजोर है। उसने कहा कमजोर तो हूं, लेकिन तेरा सर जरूर फोड़ दूंगा। मैंने कहा सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरी मदद कर, मैं एमएलए की सरकार को गिराना चाहता हूं। उसने कहा मुझे क्यों मरवाना चाहता है, वहां कितने सारे गार्ड्स होंगे, पुलिस वाले होंगे, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा कौन कर सकता है, मुझे उससे मिला। उसने कहा धूप रथी, देख तू मेरे साथ चलेगा, तुझे मौत की गली लेकर चलूंगा। मैंने कहा मौत की गली? तू मुझे मौत की गली में क्यों लेकर जाएगा, मुझे मारना चाहता है? उसने कहा नहीं, मौत की गली में मौत नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता है। पूछा मैंने उससे ये कैसी गली है, कौन से गांव की गली है, हरियाणा की या पंजाब की? उसने कहा जर्मनी की। जर्मनी की एक पुरानी गली जिसे मौत की गली कहा जाता है। कोई उस गली में आसानी से नहीं जा सकता। मौजूद तो वो जर्मनी में ही है, लेकिन वहां जाने के लिए जादू सीखना पड़ता है। छलावे जादूगरनियां वहां पर जा सकते हैं, खुफिया मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। जैसे हैरी पॉटर में भी एक गली थी ना, उसी तरह से ये भी एक गली है। मैंने कहा उस गली तक जाने के लिए मुझे जर्मनी जाना होगा? उसने कहा वो जो मौत की गली है ना, जर्मनी में उसका हेडक्वार्टर है। ऐसी और भी कई गलियां हैं, भारत में भी मौजूद हैं, हरियाणा में भी मौजूद हैं। मैंने कहा ठीक है, यहां से शुरुआत करनी होगी, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूं। इसे छिपा कर रखना होगा, मैं पीछे से काम करूंगा। उसने कहा तुमने गंदी हरकतें कब से शुरू कर दी? मैंने कहा छी छी, पीछे से मतलब मैं छिपकर काम करूंगा। उसने मुझे कहा तुम्हें अगले 1 महीने तक यहां पर आना होगा, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा और बदले में मेरा पीछा छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा, मुझे वो जादू सिखा जिससे मैं मौत की गली तक जा सकूं और उसके बाद मैं जर्मनी से निकलूंगा। उसकी मुस्कुराहट बड़ी खौफनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ ऐसा जानता है जो मुझे बता नहीं रहा। लेकिन इन लोगों के काम करने का तरीका ऐसा ही होता है। अब मैं एक पॉलिटिशियन बनूंगा, खुफिया पॉलिटिशियन, एक बड़ी पार्टी के लिए काम जो कर रहा हूं। उसके बाद मैं उस जिला अध्यक्ष के साथ दोबारा मिला और उसे कहा था मैं राज्य अध्यक्ष के साथ मिलना चाहता हूं। उसने कहा उसके लिए बड़ा काम करना होगा। जो एमएलए है ना, उसकी एक बेटी है, वो जवान हो चुकी है, तुम भी जवान हो। 2 जवान लड़का और लड़की अगर मिल जाएं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और अगर रिश्ता आगे बढ़ जाए तो शादी हो जाती है। इससे तुम उसके घर तक पहुंच सकते हो। सोच लो, ये करना चाहोगे? इससे तुम उसकी सरकार गिरा सकते हो। बात शादी की नहीं है, उसके घर तक पहुंचो, सारे राज ऐसे बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसने कहा उसकी लड़की को फंसाओ, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है, लड़की को फंसाना है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है।
एमएलए की बेटी सुबह 9 बजे कॉलेज जाया करती थी, महंगी गाड़ी से। लेकिन गाड़ी को मैं फंसा नहीं सकता था, मुझे लड़की को फंसाना था। इसीलिए सबसे पहले मैंने रास्ते में कीले बिछा दी ताकि उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाएं। और उसके बाद मेरे पास पुराना बजाज चेतक स्कूटर था। उस स्कूटर पर मैं वहाँ से गुजर रहा और मैंने कहा, मैडम क्या हुआ, ज़रूरत है? उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी छपरी, भाग जा यहाँ से। मैंने कहा, भागूं कैसे, मैं स्कूटर पर हूँ, मैं तो फिसलता हुआ जाऊँगा, भागता हुआ नहीं। उसने कहा, देख मेरा बाप एमएलए है, मुझे छेड़ेगा तो तू सीधा जेल में जाएगा। मैंने कहा, जेल में नहीं, मैं कहीं और जाऊँगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम उसी कॉलेज में पढ़ती हो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, आओ तुम्हें लिफ्ट दे दूँ। वो हंसी, उसे लगा मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। असल में मैं उसे फंसाना चाहता था। स्कूटर तेज कर लिया मैंने जब वो पीछे बैठी। कहने लगी थी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, देखती जाओ मैं कहाँ लेकर जाता हूँ। मेरे पास बहुत तगड़ा तरीका था, किसी भी लड़की को चुटकी में फंसा सकता हूँ। पता नहीं लोग महीनों कैसे लगा देते हैं। एक ही दिन में सब कुछ कर दिया मैंने सड़क के बिल्कुल एक तरफ एक खड्डा खोदा हुआ था, उसके बीच बिछाया था जाल। सोचा था जब वो स्कूटर के पीछे बैठी होगी मैं स्कूटर सीधा खड्डे की तरफ लेकर जाऊंगा, छलांग लगा दूंगा स्कूटर समेत, वो सीधा खड्डे में जाल में फंस जाएगी, जैसा जिला अध्यक्ष ने कहा था। जब मैं पहुंचा जिला अध्यक्ष के साथ, जिला अध्यक्ष ने अपने सर के बाल नोचने शुरू कर दिए थे। फिर वो कह रहे थे, तेजस्वी हो तुम्हारा ये तेजस हमसे संभाला नहीं जा रहा, बड़े खतरनाक हो, क्या किया तुमने? मैंने कहा, एमएलए की बेटी को फंसाया। आपने कहा था ना उसे फंसाना है। फंसाया मैंने। उसने कहा, ये कैसा फंसाना हुआ? उसकी भौहें रगड़ी जा चुकी है, सर के आधे बाल झड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर चोट ज्यादा लगी, छाती पर एक बड़ा खड्डा बन चुका है, किसी तरह से उसे जिंदा बचाया गया है, खड्डे में पत्थर थे। ये कैसा फंसाने का तरीका? मैंने कहा, ये मेरा तरीका है। छोड़कर उसने पेन मारा था मेरी आंख की तरफ, काना करना चाहता था मुझे लगा ये आशीर्वाद है। मैंने वो पेन उठाया और मैं भागा। पुलिस भी मेरे पीछे थी, सेना वालों को बुलाया गया था कि यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक इंसान रहता है। जानता था मैं, दुनिया बदलना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले जिले के एमएलए को बदलना चाहता था। रोकेगी जनता, मुझे रोकेगी, समाज मुझे रोकेगा, तेजस्वी इंसानों को रोकने की कोशिश सब करते हैं। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे अब शहर से काफ़ी आगे बढ़ना पड़ा, जंगल की तरफ। वो छलावे ने मुझे जंगल में बुलाया था और कहा था, यहाँ 30 दिन तुम मंत्रों को सीखो। ये पहला दिन था। मैंने कहा, छलावे मेरे पास 30 दिन नहीं है, एक ही दिन में सीखा। छलावे ने कहा, मैं एक छलावा हूँ, आर्यभट्ट नहीं हूँ जो जीरो का आविष्कार कर देगा। इसके लिए 30 दिन ही लगते हैं, 30 दिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। ऐसा करो, जंगल में रहो। मैंने कहा, ठीक है, कभी कभी ऐसी मुश्किलों को देखना पड़ता है, लेकिन सिर्फ 30 दिन। एक बार मैं उस मौत की गली तक पहुंच जाऊं, मुझे लगता है देश से बाहर निकलना होगा। देश में रहकर मैं बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझे पॉलिटिशियन पकड़े, जेल में डाल दे। मुझे दूर रहते हुए काम करना होगा, जासूसों की तरह काम करना होगा। एक ना एक दिन मैं जिला अध्यक्ष के सामने साबित कर दूंगा कि उनकी पार्टी के लिए बड़ा काम किया है मैंने, और बदनाम कर दूंगा मैं सत्तारूढ़ी पार्टी को। पहले दिन छलावे ने मुझे कुछ मंत्र सिखाए थे और ये भी बताया, पूरे के पूरे 30 दिन सिर्फ मंत्र नहीं सिखाए जाएंगे, मुझे कुछ लोगों से मिलवाया भी जाएगा, उनसे भी जानकारी मुझे निकालनी होगी। वो साधारण इंसान नहीं, खतरनाक इंसान है, खुफिया संस्था से जुड़े हुए। मुझे बात ध्यान से करनी होगी। लेकिन इसी के साथ मैं बड़ा काम भी करना चाहता था। सत्तावादी पार्टी को मैं गिराने की कोशिश करता रहता। मैं अपना नाम कमाना चाहता था। इसके लिए मैंने शुरुआत की। कुछ ऐसे नेता थे जिन्हें बदनाम करने के लिए मेरी सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि साजिश थी। अगले 15 दिनों में
कई पॉलिटिकल इवेंट्स आने वाले थे। उसमें मैं सत्तावादी सरकार को बदनाम करने के लिए क्या नहीं कर रहा था। एमएलए के घर के आगे टट्टी करके निकलना, वोटिंग मशीन पर सर मारकर वोटिंग मशीन को तोड़कर आना, पोलियो ड्रॉप्स वाली बोतलों को उठाकर भाग जाना, सत्तावादी पार्टी के झंडों को आग लगाना, ऐसे ऐसे काम कर रहा था जिससे मैं जानता था जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष को मैं इम्प्रेस करना चाहता हूं, अब तक वो इम्प्रेस हो गया होगा। लेकिन कुछ समय बाद उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। फिर मैंने सीधा फोन घुमाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीए को। मैंने कहा था, सर आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानना चाहते हैं आखिर तुम ये काम कैसे कर लेते हो। मैंने कहा, सर पता नहीं, देश को बदलने का जज्बा है मेरे पास। तब उस पीए ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा तेजस्वी इंसान जो बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। लेकिन उस शाम मैं उस छलावे से मिला था और उस छलावे ने कहा था, अपना नाम उसे मत बताना, गलत नाम बताना। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो कई बार चिड़चिड़े होते हैं और उन्हें असली नाम बता दो, कभी कभी वो पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए अपना गलत नाम बताना। तो मैं अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए गया उनके घर में। वो कुत्ते के साथ खेल रहे थे और साथ में एक प्लेट रखी हुई थी। उस प्लेट में कई सारे बिस्किट थे। मैं भागा भागा उनके पास गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। बस पकड़कर मुझे वापस भी जाना था। भागा भागा गया, मैं उनके सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ आर्मी वाले थे, पुलिस वाले थे, बंदूकें उन्होंने मेरी तरफ तान दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हो? और मैंने उन्हें 3 जवाब दिए थे नाम बदलकर। मैंने कहा, मैं हूँ जोगिंदर पाल, मेरा नाम है जोगिंदर पाल और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्या? कि मेरा नाम है जोगिंदर पाल। एक आर्मी वाला तो गोली नहीं चला सकता था तो उसने बंदूक पकड़ी। जैसे ही मेरे सर पर वो बंदूक मारने वाला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, रुक जाओ, तेजस्वी लोगों को तुम लोग नहीं पहचान सकते। मेरी आंखें पड़ चुकी हैं, इसके अंदर एक आग है, वही आग मेरे अंदर भी है। जिस तरह से ये देश को बदलना चाहता है, मैं भी देश को बदलना चाहता हूँ। बताओ, हमारी पार्टी के लिए तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा, सर आपकी पार्टी का नाम लेकर मैं काम करूँगा तो आप बदनाम हो सकते हैं। मैं जासूसों की तरह काम करूँगा। आपकी पार्टी मुझसे कोई नाता ना रखे, लेकिन फिर भी मैं सत्तावादी पार्टी को गिराने की कोशिश करता रहूँगा और इसके लिए मुझे अपने देश को छोड़ना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, देश को क्यों छोड़ना होगा? मैंने कहा, मैं देश को छोड़ूंगा तभी किसी दूसरे देश में जा पाऊंगा। ऐसा ना हो यहाँ पर कोई मुझ पर केस कर दे। उन्होंने कहा, सोचता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कहीं और से आए हैं, यहाँ भी सही से टिक पाएंगे या नहीं। फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा और जाते जाते कहा, बिस्किट खाओगे? मैंने कहा, जी सर, भूख वैसे भी लगी है। मैंने 2-3 बिस्किट उठाए और फिर वो कहने लगे, थोड़े कुत्ते के जूठे हैं, खा लोगे? मैंने कहा, सर ये पहले बताना चाहिए था, बिस्किट तो मैंने मुंह में डाल लिए हैं। फिर वो हंसने लगे और मैं भी हंसा। वो किसी और कारण से हंस रहे थे, मैं किसी और कारण से हंस रहा था। इस तरह मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला, वापिस आ गया अपने शहर। और उसके बाद रात के वक्त मुझे छलावे से मिलना था और छलावे ने कहा था, आज तुम्हें किसी और से मिलवाता हूँ, तुम्हें मौत की गली तक वही पहुंचा सकता है। वो छलावा मुझे एक कब्रिस्तान में लेकर गया और उसने कहा, रात के 12 बजे यहाँ एक प्रेत अपनी कब्र से उठता है। वो एक बहुत मशहूर इंसान है, किसी ज़माने में सत्ता में बड़ा नाम कमाया था उसने, देश बदलने की कोशिश की थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। 12 अभी बजने वाले थे। मैं उस छलावे से बात करने लगा कि मैं सत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ये पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक चीज़ है। उसने कहा, कोई बात नहीं,
30 दिनों में मैं तुम्हें पॉलिटिक्स सिखा दूंगा। आज जिस पॉलिटिशियन से तुम मिलने वाले हो वो तुम्हें एक सबक देगा। ऐसे तुम्हें सबक मिलते जाएंगे। यही तो जादूगरी के मंत्र होते हैं जो पॉलिटिशियंस के पास भी होते हैं, तभी तो समय आने पर वो विदेश में भाग जाते हैं। उसकी बातों में दम था, इसीलिए मैंने कहा कब निकलेगा, अपनी कब्र से वो कब निकलेगा। पीछे से वो छलावे ने इशारा किया, निकल गया, वो देखो सामने, जाकर बात करो उससे। मैं चल कर गया। वो एक प्रेत आत्मा थी, आधी नजर आ रही। टोपी सफेद रंग की पहन रखी थी उसने, सूट भी पहना हुआ था लेकिन बड़ा अजीब। पास में 3-4 खैनी के नकली पैकेट, नकली यानी कि वो भी भूतिया पैकेट थे, उनके आर पार नजर आ रहा था। उसके बावजूद वो मर चुका था, नशा नहीं कर सकता था, फिर भी खैनी, बीड़ी, सिगरेट बार बार सुलगा रहा। और मैंने पूछा, सर आपसे जरा मदद चाहिए मुझे। मैं उस नेता को पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। फिर मैंने उनसे बात की, सर क्या आप मुझे वो मंत्र सिखा सकते हैं जो पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं? मुझे आप कोई सबक दे सकते हैं? तब उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं खुद चाहता हूं हमारे देश में तेजस्वी लोग निकले, वो देश का नाम रोशन करें। फिर उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं अगर तुम मेरी बात मानोगे यहां पर 10 किलो सोना दूंगा मैं तुम्हें। मैंने कहा, सर 10 किलो? उन्होंने कहा, हाँ मैंने छिपा कर रखा है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो 10 किलो सोना। सोचो सही उससे कितने रुपए बनेंगे। मैंने हिसाब भी लगा लिया, लगभग 100 करोड़ रुपए। जब बात मैंने उनके सामने बोली, एक बार के लिए आसमान की तरफ देखा था उन्होंने, पता नहीं क्यों, और फिर कहा था, बहुत ज़्यादा तेजस्वी हो तुम, अब मेरी बात मानो, चाहिए ना 10 किलो सोना? मैंने कहा, जी। उन्होंने कहा, कपड़े उतारो, सारे कपड़े उतारो, मेरे सामने लेट जाओ, मैं तुमसे एक खास बात करूँगा। मैंने वैसा किया, कपड़े उतार कर सामने लेट गया। फिर उन्होंने मुझसे बात की, हाथ में पकड़ा डंडा, फिर जो मारा उन्होंने। जगह नर्म थी लेकिन उस जगह पर चोट बहुत लगती है। 3-4 बार उस लकड़ी को मारा। मैं हाय 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 कहता वहां से भागा। उसके बाद मैंने कहा, सर मार क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, यह है राजनीति का पहला नियम, भरोसा मत करो। कौन सा 10 किलो सोना? मैं तो मर चुका हूं, मेरे पास खैनी है, चाहिए खैनी? अभी खैनी बना देता हूं, चूना लेकर आओ। मैं वहां से भागा और फिर छलावे ने कहा, पहला मंत्र मिल गया आपको। पहला मंत्र यही है राजनीति में, वादा करो लेकिन उसे निभाओ मत। सीख लिया तुमने, राजनीति की बड़ी रणनीति सीख ली है तुमने। अब कल आना, कल मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन मैं रहूं कहाँ? बहुत दूर ले आए हो और वैसे भी पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूं, खाऊंगा क्या? तब उस छलावे ने मुझे नूडल बनाने सिखाए थे, घास के नूडल। छलावे ने कहा, ये हरी हरी जो घास होती है ना, चाइना वाले इसे सुखाकर इसी के नूडल बनाते हैं, मेरा यकीन करो। मैंने यकीन किया, सूखी घास ढूंढने लगा, इकट्ठी की मैंने। फिर पानी कैसे गर्म करूं मैं पूछना चाहता था, छलावा मिला ही नहीं उस रात। नूडल को संभाले हुए सूखे नूडल मैं कच्चा ही चबा गया, मज़ा नहीं आया लेकिन नूडल थे। छलावे ने कहा था, अगले दिन तक पेट खराब हो गया, दस्त लग चुके थे, बहुत बुरे दस्त लगे, लेकिन किसी तरह रात के वक्त पहुंचा मैं उस जगह। छलावा मेरा इंतजार कर रहा था। छलावे ने कहा, सेहत ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा, हाँ। छलावा कहने लगा, अभी बिगाड़ता हूं, चलो मेरे साथ। फिर उस छलावे ने मुझसे एक और प्रेत को मिलवाया। वो प्रेत कहने लगा, मैं तुम्हें जो सबक दूंगा वो राजनीति का एक बहुत बड़ा सबक है, लेकिन उस सबक को सीखने के लिए तुम्हें वो जो पहाड़ है ना, उसके शिखर पर जाना होगा और वहां ढूंढना होगा मैंने जो बनाया है। मैंने कहा, सर मैं कैसे ढूंढ सकता हूं ये कि आपने क्या बनाया है? उसने कहा, मैं एक राजनेता हूं, सोच कर देखो एक राजनेता क्या बनाएगा। मैंने कहा, सर सड़कें बनाते हैं राजनेता, इमारतें बनाते हैं। उसने कहा, बस जो एक राजनेता बना सकता है
उसे ढूंढो। उसके बाद मैं उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। शिखर पर पहुंचा था, मैं थक चुका था, लेकिन ऊपर मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं उतरकर नीचे आया और फिर वो छलावे के साथ हंस रहा था मेरी तरफ देखकर। मेरे घुटने मुड़ चुके थे, चढ़ने में भी उतरने में भी मेरी बस हो चुकी थी। फिर मैंने कहा, ये क्या, ऊपर तो मुझे कुछ नहीं मिला। उसने कहा, तुम्हें पता है क्या बनाया है मैंने? ये पहाड़ मैंने बनवाया था। जब मेरी सरकार थी हमने ये प्रोजेक्ट लगाया था पहाड़ बनाने का। मैंने कहा, सर ये कैसी बात हुई? पहाड़ तो कुदरती होते हैं। उसने कहा, नहीं, पहाड़ कुदरती नहीं होते। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे हमारी पार्टी ने लगाया था और अब ये पहाड़ बनकर तैयार है। हम इसकी रिबन कटाई करेंगे। मैं ज़मीन पर लौटकर रोने लगा था। उसके बाद छलावा मेरी टांग पकड़कर मुझे वहां से ले गया। फिर छलावा कहने लगा, दे तो दिया सबक तुम्हें, समझ में नहीं आया? जो चीज़ पहले से मौजूद है बस उसके सामने रिबन रखना है, काटना है और फिर कहना है इसे हमारी पार्टी ने बनाया था। राजनीति का बड़ा नियम है ये, सिखा तो दिया। मैंने कहा, ये कैसा नियम है? पहाड़ पर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? फिर मैं उतर कर आया, मिला कुछ नहीं, ऊपर भटकता रहा, पूरी रात लग गई। सबक तो सीधे बताकर भी दिया जा सकता था। तब छलावी ने कहा, मैं तुम्हें जिस जंगल में लेकर आया हूं वहां प्रेत आत्माएं हैं। ये प्रेत आत्माएं सीधे तरीके से बात नहीं करती, पूरा सबक देती हैं पूरा। ये मंत्र भी तुमने सीख लिया, राजनीति का बड़ा मंत्र। अब कल आना। मैंने कहा, भूख लगी है। उसने कहा, तुमने नूडल नहीं खाए? मैंने कहा, नूडल के नाम पे सूखी घास खिला दी, भूख लगी है मुझे। उसने कहा, तुम्हें कुछ ऐसा खाना चाहिए जो पचे, चलो मेरे साथ है, मैं तुम्हें बेसन के लड्डू खिलाता हूं। मेरे मुंह में पानी आ गया। बेसन के लड्डू, वाह। फिर उसने मुझे एक पेड़ के पास रुकने के लिए कहा और कहा, मैं अभी आता हूं बेसन के लड्डू लेकर। रात गुजर गई, वो आया नहीं। दिन के वक्त गुस्से में मैं पेड़ को मुक्के मार रहा, कभी ना छलावा, भूखा मर जाऊंगा मैं। उसके बाद ढूंढने लगा खाने के लिए कुछ मिल जाए। जानवर नजर आए मुझे, लगा शिकार करना चाहिए और शिकार करने के लिए मैंने एक चीते का पीछा करना शुरू कर दिया। पूरा दिन लग गया, चीते का पीछा करता रहा, चीता भाग गया। भूखा फिर से था मैं, लेकिन अब थक भी चुका था, मरने की कगार पर था। छलावा फिर से मिलने के लिए आया और कहने लगा, लो बेसन के लड्डू खाओ। मैं मरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले बेसन के लड्डू मुंह में चले गए। थूकने लगा मैं, कहने लगा, कैसे बेसन के लड्डू, ये तो मिट्टी है। उसने कहा, छलावे मिट्टी को बेसन कहते हैं। लेकिन वो छलावा दयालु था, उसने मुझे खाने के लिए पेड़ों के पत्ते दिए। भूखा इतना था मैं, पेड़ों के पत्ते भी खा गया, पेड़ों को भी खा गया। 3 पेड़ों की लकड़ी को चबाता चबाता 2 दांत धंसा चुका था जो वहीं फंसे रह गए, लेकिन कम से कम पेट तो भरा। फिर छलावा मुझे लेकर गया एक और प्रेत आत्मा के पास। ये एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, और उसके बाल भी सफेद थे। मैंने छलावे से पूछा, ये भी राजनेता है? उसने कहा, नहीं, ये एक राजनेता की बीवी है। मैंने कहा, तो राजनेता से मिलवाना था। उसने कहा, वो अभी जिंदा है, उसकी बीवी मर गई, क्योंकि उसकी बीवी ही उसके लिए सब काम करती थी। वो तो झोला छाप है, अब भी ऐसे ही गुजारा कर रहा है। मैंने कहा, ये कुछ सिखाएगी? उसने कहा, हाँ। जैसे ही मैं उस औरत के पास गया, वो औरत कहने लगी, मंत्र जानने के लिए आए हो? राजनीति का महामंत्र, खड्डा खोदो, खड्डा। मैंने कहा, खड्डा क्यों खोदूं, ऐसे ही बता दो। उसने कहा, नहीं, जमीन के नीचे कुछ ऐसा है जो तुम्हें निकालना होगा, फिर सबक मिलेगा। मैं खड्डा खोदने लगा। मौत के करीब था मैं, बहुत करीब था मैं। किसी तरह पत्ते खाकर गुजारा किया था। खड्डा खोदा मैंने 10 फुट का, पसीने से तरबतर, और मैंने कहा, नीचे तो कुछ नहीं है। फिर उस औरत ने कहा, वाह, राजनीति में तुम छा जाओगे। सबक ये है, अगर विरोधी कोई गलती ना करे तो तुम गलती करो और नाम उनका मर दो। ऐसे ही खड्डे अगर सड़कों पर नहीं बनते, हथौड़ा लेकर सड़कों पर खड्डे खोदने शुरू कर दो। जिस जगह पर तुम रहते हो सड़कें खराब कर दो और कहो नेता तो कुछ नहीं करता, काम बन जाएगा। एक एक करके हर रात वो छलावा मुझे अलग अलग प्रेतात्माओं के पास लेकर जाता।
सबक मिलते जिन्हें वो मंत्र कहता। और अंत में उसने कहा, 30 दिन हो गए, अब वक्त आ गया है मौत की गली तक जाने का। अब उस गली में ऐसे ऐसे जादूगर मिलेंगे जो जादू विद्या से तुम्हें जर्मनी पहुंचा देंगे। देश से बाहर रहकर काम करना। मैंने कहा, जी छलावा जी, मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता हूँ। छलावे ने एक थप्पड़ मारा और कहा, मैं खुद की इज्जत नहीं करता, तुम क्यों कर रहे हो? चलो उस गली में चलो, उसे मौत की गली कहा जाता है। जब मैं उस गली में गया, पीछे मुड़कर देखा छलावा भागा जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया वो भाग क्यों रहा है, क्या है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही 4 लोगों ने मुझे पकड़ा, मैंने कहा, छोड़ दीजिए, मैं भी एक जादूगर बन चुका हूँ, मुझे मंत्र पता है। उन्होंने मेरे मंत्र सुने ही नहीं। सबसे पहले मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं अपने लीडर के पास लेकर गए, जो एक औरत थी। मैंने कहा, जी आप कौन? उसने कहा, मुझे यहाँ सब मौत कहते हैं क्योंकि मैं खांसती रहती हूँ, मुझे कैंसर है। मैंने कहा, ये क्या? लेकिन मैं तो मौत की गली में आया था। उसने कहा, हाँ, सारे घर मेरे हैं, इस गली को मौत की गली कहा जाता है। मैंने कहा, जी मैं जर्मनी जाना चाहता था। उसने कहा, निकालो इसकी एक किडनी, ये भी जर्मनी जाना चाहता है। मेरे मुंह पर मुक्का मारा था, मैं बेहोश हो गया। मुझे पता ही नहीं कब उन्होंने मेरी किडनी निकाल ली। जब मेरी आंख खुली, मैं जर्मनी की सड़क पर था। ना पासपोर्ट था ना कुछ और। कैसे मुझे यहाँ पर स्मगल किया गया पता ही नहीं था। लेकिन एक किडनी कम थी मेरी, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता। अब क्या कर सकता था, यहीं का होकर रहना था। धक्के खाने लगा, राजनीति सीख चुका था मैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता। सड़क पर खड्डा खोद रहा होता तो पुलिस वाले पकड़ लेते, लेकिन मुझे बचाने के लिए वहां के कुछ राजनेता आए जो भिखारी कहकर कुछ रुपए दे चुके थे, जिससे मैं कॉलेज में भर्ती हो गया। लेकिन देश बदलना चाहता था। वैसे मेरा देश तो बदल ही चुका था, लेकिन मैं अपने देश की राजनीति को बदलना चाहता था। यहीं रहकर काम करने लगा मैं, गुप्त पहचान रखते हुए आज भी यहीं रहता हूँ, काम करता हूँ कुछ ऐसा जिससे देश बदल जाए। वो राजनीतिक पार्टी के लोग अब भी मुझसे बात करते हैं, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आंखों में आंसू भर लेते हैं मेरी कहानी सुनकर और कहते हैं, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। इतने सालों से मैं जर्मनी में ही हूँ। देश की सत्तावादी पार्टी को गिराने की कोशिश यहीं से कर रहा हूँ। दिमाग बहुत तेज चलता है मेरा। किया क्या है उन्होंने? सड़कें बनाना, शिक्षा देना। विकास नहीं होता, विकास होता है कुदरत में। सड़कों की जगह पेड़ लगाओ। हमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं, पानी से गाड़ियां चलाओ। मैं सत्तावादी पार्टी को गिराऊंगा, और जब हमारी वाली पार्टी आएगी तब देखना, देश बदलेगा।